चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं, इटावा की, जिसने ना कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आस्था, पहचान, हिंसा, सब उलझा हुआ सा लगता है। जी। हुआ ये कि एक भागवत कथा चल रही थी और बाद में पता चला कि जो कथावाचक हैं वो यादव समाज से हैं। हाँ। और इसके बाद जो हुआ, मारपीट, सिर मोड़ना, चोटी काटना, मतलब पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जैसे वीडियो है, खबरें हैं, नेताओं के बयान है, वो दिखाते हैं कि मामला कितना उलझा हुआ है। हाँ, मतलब कोई सीधी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तरफ तो कथावाचकों के साथ जो हुआ वो है, मतलब बदसलूकी, जाति के नाम पर जुल्म के गंभीर आरोप हैं। तो दूसरी तरफ जो मेजबान परिवार है वो कह रहा है कि उनसे पहचान छिपाई गई थी, धोखाधड़ी हुई। धोखाधड़ी मतलब? हाँ, जैसे फर्जी आधार कार्ड की बात भी आई है और छेड़छाड़ के दावे भी किए गए हैं। अच्छा, तो ये तो काफी पेचीदा हो गया। चलिए फिर इसको थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो घटना है इटावा के दांदरपुर गांव की। जयप्रकाश तिवारी जी के घर पर भागवत कथा का आयोजन था। हाँ। और कथावाचक थे, जैसा हमने बताया, मुकुटमणि यादव और संत यादव। कथा तो हो गई, लेकिन असल विवाद उसके बाद शुरू हुआ। जी, हुआ ये कि मेजबान यानी जयप्रकाश और उनकी पत्नी रेणु तिवारी, उनका ये कहना है कि कथावाचकों ने अपनी जाति नहीं बताई। अच्छा, मतलब यादव ना बताकर खुद को ब्राह्मण अग्निहोत्री बताया। अग्निहोत्री मतलब सरनेम की तरह इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल। और रेणु तिवारी ने ये भी कहा कि पूजा पाठ के दौरान उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई। बदतमीजी किस तरह की? जैसे उनका आरोप है कि हाथ पकड़ा गया और इसी दौरान उन्हें कथित तौर पर 2 अलग-अलग आधार कार्ड भी मिले। 2 आधार कार्ड? हाँ, एक पर नाम था मुकुटमणि यादव और दूसरे पर मुकुटमणि अग्निहोत्री। देखिए, समाज में कथावाचक का दर्जा अक्सर बहुत ऊंचा माना जाता है ना। हाँ, गुरु मानते हैं लोग। जी, गुरु समान या फिर कई बार ब्राह्मण के तौर पर। तो ऐसे में अगर पहचान छिपाकर और खासकर ब्राह्मण होने का दावा करके कोई कथा करे, तो कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ धोखा नहीं होता, ये एक तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं या परंपराओं पर सवाल उठाने जैसा हो जाता है। हालांकि ये सोच भी अपने आप में बहस का मुद्दा है, पर ऐसा कुछ लोगों को लगता है। समझ गया। और इसी पहचान के खुलासे के बाद फिर वो हिंसा हुई? जी, आरोप तो यही है कि जैसे ही ये बात खुली, गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने दोनों कथावाचकों के साथ मारपीट की, उनके बाल काटे, मतलब चोटी काटी, सिर मूंद दिया। और ये भी आरोप है कि मेजबान की पत्नी के पैरों पर नाक रगड़ने को मजबूर किया गया। अरे बाप रे। और कुछ खबरों में तो और भी अपमानजनक बातें कही गईं, जैसे मूत्र छिड़कने की बात भी आई। ये तो बहुत ही ज्यादा। कहा कि जाति की वजह से उन्हें टॉर्चर किया गया और उनका तो जीने का मन ही नहीं कर रहा था। उफ। अच्छा, तो जब ये सब हुआ फिर पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा? वीडियो वायरल होने की बात आपने कही थी। हाँ, जब इस मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर आए, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और फिर मारपीट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे। ठीक है, तो पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ एक और मोड़ आया। वो क्या? हुआ ये कि बाद में जो मेजबान थे, जयप्रकाश तिवारी, उनकी शिकायत पर इन्हीं कथावाचकों के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया। क्या? कथावाचकों पे केस? किस बात का? वही धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का, जो आरोप मेजबान परिवार पहले लगा रहा था। अरे, मतलब जो पीड़ित थे उन्हीं पर केस हो गया? जी। तो इसके बाद तो माहौल और बिगड़ा होगा, विरोध प्रदर्शन वगैरह। बिल्कुल। इसी काउंटर FIR के खिलाफ और कथावाचकों पर जो हमला हुआ था उसके विरोध में यादव समुदाय और कुछ संगठन, जैसे अही रेजिमेंट का नाम आया, उन्होंने आवाज उठाई। दांदरपुर गांव में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। झड़प मतलब पत्थरबाजी वगैरह? हाँ, पत्थरबाजी हुई। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें भी आईं। पुलिस को फिर बल प्रयोग करना पड़ा। अच्छा। करीब 19 लोगों को हिरासत में लिया गया और गाड़ियां भी जब्त की गईं। तो मामला काफी बढ़ गया
और फिर जाहिर इसमें राजनीति भी कूदी होगी। अरे वो तो होना ही था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सीधे सीधे यादव समाज, मतलब जिसे वो पीडीए कहते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसका अपमान बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि भाई जब कथा सब सुन सकते हैं तो कोई खास जाति के लोग कह क्यों नहीं सकते। हाँ, ये सवाल तो है। उन्होंने बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया और जो पीड़ित कथावाचक थे उन्हें लखनऊ बुलाकर सम्मानित भी किया। अच्छा। और उन्होंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तंज कसा कि वो पैसे लेकर कथा करते हैं। तो ये सपा का पक्ष था। सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश में जातीय नफरत या विद्वेष फैलाने की एक साजिश बताया। साजिश? जी, और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया, कहा कि वो जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई राजनीति की बात। जो धार्मिक गुरु हैं उनका क्या कहना था इस पर? क्या इस पर भी बात हुई कि कथा कौन कह सकता है कौन नहीं? हाँ, ये पहलू भी उठा। जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि किसी के भी साथ बदसलूकी करना गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की एकता और जातिवाद से ऊपर उठने पर भी जोर दिया और साथ में ये भी जोड़ा कि देखिए कथा तो कोई भी कह सकता है, पर जो व्यासपीठ होती है ना, हाँ, जहाँ बैठकर कथा कहते हैं जी, उसकी एक अपनी परंपरा, एक मर्यादा होती है। उन्होंने रसखान जैसे मुस्लिम कृष्ण भक्तों का भी जिक्र किया कि भक्ति तो कोई भी कर सकता है। मतलब हिंसा गलत है पर परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ। शायद यही उनका मतलब था। और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने किया था, उनका क्या कहना था? उन्होंने भी हिंसा की निंदा की। उनका कहना था कि भाई अगर कथावाचकों से कोई गलती हुई भी थी, मान लीजिए पहचान छिपाई या कुछ और, हाँ, तो भी उसका समाधान कानून के रास्ते से होना चाहिए था। भीड़ को खुद सजा देने का कोई हक नहीं है। सही बात है। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि कथावाचन किसी एक जाति की बपौती नहीं है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि देखिए दोनों ही धार्मिक गुरुओं ने हिंसा की निंदा तो की, लेकिन उनके बयानों में वो परंपरा और सबको शामिल करने वाली बात के बीच एक हल्का सा, आप कह सकते हैं, तनाव सा दिखता है। हाँ, थोड़ा सा, जो शायद दिखाता है कि धर्म के अंदर भी अलग अलग विचार हो सकते हैं इन मुद्दों पर। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये मामला सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, इसमें कई परतें हैं। सही कहा आपने। बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये सिर्फ मारपीट थी, या ये जाति के आधार पर अत्याचार था, या पहचान छिपाना, या जो बदतमीजी के आरोप हैं वो इस तरह की भयानक हिंसा को थोड़ी देर के लिए भी सही जायज ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। और ये सवाल भी कि धार्मिक रीति रिवाज करने का अधिकार असल में है किसका, और ये भी कि कैसे इस तरह की घटनाएं इतनी जल्दी राजनीतिक रंग ले लेती हैं। हाँ, वो तो है ही। वाकई ये इटावा कांड एक तरह का आईना सा दिखा रहा है, जिसमें अपराध है, जाति है, पहचान का संकट है, सियासत है, धर्म है, सब बुरी तरह से उलझे हुए हैं। पुलिस तो खैर अपनी जांच कर रही है जी, लेकिन समाज के तौर पर हमारे सामने कई मुश्किल सवाल जरूर आ गए हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि आज के जमाने में भी हमारी जातिगत पहचान कभी कभी हमारी आस्था पर, हमारी इंसानियत पर, मानवीय गरिमा पर इतनी भारी कैसे पड़ जाती है। इस पर विचार करना तो बनता है।